हेलो गाइस, जियोग्राफी विद संगीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं खामोशी सिंह आप लोगों को इतिहास पढ़ा रहे हैं। आज के हमारी इस वीडियो को जो कोई देख रहा हो वो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और आइए देखते हैं आगे इतिहास। दोस्तों, कल हम लोग ये इतिहास का वर्गीकरण ही पढ़ रहे थे। आज उसी के आगे एक बार कल का ड्राफ्ट देख लेते हैं। प्राक इतिहास और आदि इतिहास और इतिहास, ये इतिहास का वर्गीकरण कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज इसे डिटेल से देखेंगे। प्राक इतिहास काल मैंने कल बताया था। प्राक इतिहास काल में जो निरक्षर है, जिसकी कोई लिपि नहीं है, जिसको किसी का ज्ञान नहीं है, वही पाषाण काल कहलाता है। यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक ऐतिहासिक काल या प्राक इतिहास काल हम पाषाण काल को कहते हैं, जिसका उन लोगों को जो है न तो कोई लिपि थी, न तो कोई पठित साक्ष्य था, उसे हम कहते हैं। आगे है आदि ऐतिहासिक मैंने कल बताया था। इसकी लिपि तो पाई गई है, सिंधु सभ्यता में लिपि पाई गई है। और इसके अंतर्गत जैसे हम देख लेते हैं सिंधु काल और वैदिक काल, लिपि तो मिली है लेकिन वो पठित नहीं है। सबसे पहले लिपि का ज्ञान प्राप्त था, ये अपठनीय था, ये भी अपठनीय है, ये भी अपठनीय है। यहाँ तो लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, यहाँ तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसे हम आदि ऐतिहासिक काल में देखते हैं। और इतिहास काल में हम प्राचीन काल, जो इसके पहले तो ईसा पूर्व में है। 1200 ईसा पूर्व तक हमारा प्राचीन काल था। 1707 तक मध्यकाल और आधुनिक काल 1707 से आजादी तक, और फिर आगे विश्व का इतिहास। ये 4 कालखंडों में इतिहास को विभाजित किया गया है। अब इसी को हम डिटेल से देखते हैं। आगे हम पहले समझते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास उसे कहते हैं, प्राक इतिहास जिसकी न कोई लिपि हो, जिसकी ना कोई लिपि हो और ना ही कोई सभ्यता, और ना ही कोई सभ्यता। प्राक इतिहास जिसकी ना कोई लिपि हो, ना कोई सभ्यता हो, उसके अध्ययन को सभ्यता इसी के अध्ययन को हम प्राक इतिहास कहते हैं। जैसे पाषाण काल, अब दूसरा है आदि इतिहास, जिसमें लिपि तो हो, जिसमें लिपि तो हो, पर वो अपठित हो, अस्पष्ट हो, या तो वो अस्पष्ट हो या अपठित हो। आदि इतिहास है।
आदि इतिहास है। इतिहास, अब अगला है इतिहास। इतिहास में जिसकी लिपि भी हो, जिसकी लिपि भी हो, लिपि भी हो और वो पठित भी हो, उसे इतिहास कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, जैसे आदि इतिहास में जैसे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता और इतिहास जिसकी लिपि भी हो और पठित भी हो उसे हम इतिहास कहते हैं। जैसे ये 6वीं शताब्दी जैन बौद्ध, आगे पूरा हम इतिहास जानेंगे। यानी सिकंदर के आगमन के समय, सिकंदर के समय से ही हम लिखित रूप से इतिहास को जानते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास, प्राग इतिहास जिसकी ना कोई लिपि हो ना ही कोई सभ्यता हो, जिसका उन्हें ज्ञान ना हो, निरक्षर हो, उन्हें हम पाषाण काल के अंतर्गत जानते हैं, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि इतिहास जिसमें लिपि तो हो, वो अस्पष्ट हो या तो अपठित हो, उसे हम आदि इतिहास कहते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अगला है इतिहास जिसकी लिपि भी हो और पठित भी हो, उसे इतिहास कहते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध के जन्म के बाद से इसे इतिहास को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इतिहास तिथि के साथ इतिहास की शुरुआत, तिथि के साथ इतिहास की शुरुआत तिथि के साथ इतिहास की शुरुआत 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से मानी जाती है। सिकंदर के आक्रमण से मानी जाती है। पहला फैक्ट इसमें है तिथि के साथ, हमारे यानी लिखित रूप में तिथि के साथ जो इतिहास की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? 326 ईसा पूर्व में होती है, सिकंदर के आक्रमण से। और किसके प्रश्न पूछता है? सिकंदर के आक्रमण से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। प्राचीन ऐतिहासिक काल को 600 ईसा पूर्व से हर्ष की मृत्यु तक, 600 ईसा पूर्व से हर्ष की मृत्यु तक 647 ईस्वी तक मानी जाती है। प्राचीन काल सिकंदर के आक्रमण से 326 ईसा पूर्व से ही हमारे तिथि के साथ इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा, प्राचीन इतिहास काल को 600 ईसा पूर्व से यानी हर्ष की मृत्यु तक 600 ईसा पूर्व में
के बाद से 647 ईस्वी तक, वो ईसा पूर्व या ईस्वी तक जो है हर्ष की मृत्यु तक के काल को प्राचीन काल इतिहास में पढ़ते हैं, या प्राचीन काल के इतिहास में हम पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं हर्ष की मृत्यु से 1206, हर्ष की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। हर्ष की मृत्यु से हर्ष की मृत्यु से हर्ष की मृत्यु से हर्ष की मृत्यु से ईस्वी के बीच के काल को कौन कौन काल से के नाम से जानते हैं? पहला है प्राक मध्यकाल, संक्रमण काल, पूर्व मध्यकाल। क्या क्या नाम इसके हैं? प्राक मध्यकाल को प्राक मध्यकाल, प्राक मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, संक्रमण काल, संक्रमण काल और राजपूत काल, अपभ्रंश काल, राजपूत काल, अपभ्रंश काल आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। छह सौ ईसा पूर्व से हर्ष की मृत्यु तक 647 ईस्वी तक के काल को प्राचीन इतिहास काल, और हर्ष की मृत्यु से 1200 ईस्वी के बीच के काल को प्राक मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, संक्रमण काल, राजपूत काल, अपभ्रंश काल के आदि नामों से जाना जाता है। और 1206 से 1526 1206 से 1526 ईस्वी के काल को ईस्वी के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। 1526 यानी मध्यकाल की शुरुआत यहीं से हो जाती है। सल्तनत काल सल्तनत काल कहा जाता है। और 1226 से 1707 तक 1226 से 1707 तक ईस्वी काल को 1707 ईस्वी का औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक के काल को उनकी मृत्यु तक के काल को मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुगल काल के नाम से जाना जाता है। हर्ष की मृत्यु से 1200 ईस्वी के बीच के काल को प्राक मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, संक्रमण काल, राजपूत काल, अपभ्रंश काल आदि नामों से जाना जाता है। उसके आगे 1206 ईस्वी से लगभग 1526 तक के काल को सल्तनत कालीन मध्यकाल की शुरुआत होती है। यहाँ से इस्लामिक धर्म शुरू हो जाता है, इस्लामिक का शासन शुरू हो जाता है। यहाँ से हम 1206 के बाद फिर मध्यकाल यानी सल्तनत काल की स्टार्टिंग सल्तनत काल कहा जाता है। और 1226 से 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल काल के नाम से जाना जाता है। आगे जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी से आज तक के काल को 1707 ईस्वी से आज तक के काल को आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। 1707 से आज तक के काल को आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। ये तो डिटेल में हम आज पढ़ लिए इतिहास का पूरा वर्गीकरण, इतिहास के कितने कालखंड है,
कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम डिटेल से पढ़े हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत क्या है। हम यहीं से इतिहास पढ़ेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे इतिहास की। अभी तो एक हम देखेंगे भारत, हमारा भारत, भारत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ फैक्ट हैं वहां से देखेंगे भारत क्या है, भारत का नामकरण कैसे पड़ा, भारत का वो हुआ। तब आगे हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे इतिहास जानने के स्रोत से। ठीक, हमारे भारत का नामकरण कैसे पड़ा दोस्तों? हमारे भारत का नामकरण से पहले तो हम आज पढ़ेंगे भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, इतिहास शब्द सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? मैंने उस दिन पढ़ाया था अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। और इतिहास को पुराणों में क्या कहा है? पंचम वेद कहा गया है। इतिहास को पुराणों में क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। सर्वप्रथम इतिहास यूनानी इतिहासकार थे सिकंदर। सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार नहीं, हेरोडोटस थे, जिनको इतिहास के पिता के रूप में हम जानते हैं। और उन्हीं की पुस्तक है हिस्टोरिका में उन्होंने सबसे पहले इतिहास का निष्पक्ष व्याख्या की है। तो आज हम देखते हैं इतिहास का नामकरण। पहला इसमें हम फैक्ट देखेंगे। फैक्ट क्या है? सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का, यूनानियों ने भारत को इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। तो इंडिया शब्द तो भारत का सभी लोग सुनते हैं इंडिया, लेकिन इंडिया शब्द का नाम दिया कौन? तो सबसे पहले यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। इंडस नदी जो पहले सिंध नदी को कहते थे, इंडस नदी के आसपास रहने वाले लोगों से ये सीमित था ये क्षेत्र। और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम बार मेगास्थनीज ने अपनी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। ये भारत का एक सीमित परिचय दे रहा है। भारत का नामकरण, हमारे भारत का नामकरण कैसे कैसे किन किन नामों से जाना जाता है वो देखते हैं। सर्वप्रथम यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम बार प्रयोग मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से मिला है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इंडिका में उन्होंने भारतवर्ष का प्रयोग किया है। अगला फैक्ट है भारत का सर्वप्रथम बार अभिलेखी साक्ष्य। ये तो हमारी पुस्तक की बात हो गई, वो नामकरण हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ भारत की अभिलेखी साक्ष्य जो है के रूप में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य। भारत का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है?
साक्ष्य के रूप में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त हुआ है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है, अभिलेख में प्राप्त हुआ है। जबकि एक प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में, जबकि भारत का सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य जो है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जबकि सबसे पहले इसका प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में भारत का नाम पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। तो हम आगे देखेंगे इसका एक अभिलेखित साक्ष्य तो खारवेल का हाथी गुफा है, हाथी गुफा अभिलेख से है, और प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में, जबकि प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में जबकि इसका प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में भारत नाम का उल्लेख पाणिनि की, भारत नाम का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया है। पाणिनि संस्कृत के लेखक हैं, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। इनमें प्रादेशिक क्षेत्र में सबसे सर्वप्रथम भारत को भारत नाम शब्द दिया। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राप्त ये जानकारी मिलती है। और भारत का सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य जो है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। भारत वर्ष के लिए सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? मेगस्थनीज के इंडिका से ये जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ये जितने भी फैक्ट हैं, ये सब क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। एक एक प्रश्न इसमें है। इंडिया शब्द यूनानियों ने दिया, भारतवर्ष सर्वप्रथम मेगस्थनीज के इंडिका में, सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, और भारत का नाम किसके दे? प्रादेशिक क्षेत्र में भारत का नाम जो है सर्वप्रथम किसने? पाणिनि के अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। और ऐतिहासिक में भारत के नाम अब हम आगे देखते हैं। ये सब तो हो गए क्षेत्रों के नाम। अब हम ऐतिहासिक रूप से भारत में क्या नाम पड़ा वो देखते हैं। भारत ऐतिहासिक रूप से भारत देश के नाम पर उत्पत्ति, जो भारत देश के नाम की उत्पत्ति से लेकर जो आम राय नहीं बन पाई, कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी अलग मत समय समय पर देते रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो भरत जन के नाम पर भी कुछ लोग का मत है कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग वो दिए हैं। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है? भरत जन के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं ऋग्वेद में वर्णित भरत जन, ऋग्वेद में वर्णित भरत जन, ये कबीला था भरत जन। वर्णित भरत जन के नाम पर यह नाम पड़ा, जन के नाम पर यह नाम पड़ा, यह नाम पड़ा। सबसे मान्य मत है, सबसे ज्यादा इसी मत का मान्य है कि जो ऋग्वेद में भरत जन थे, जो दो ये कबीलाई थे, इनके नाम पे भरत जन का नाम जो है उनमें पूरे भारतवर्ष, भारत का नाम इंडिया, जो भारत का नाम भारत है उसका नाम पड़ा। ये ऋग्वेद में वर्णित है। यही जो है अधिकतर मान्य है इतिहासकारों में। अगला है जैन धर्म की परंपरा। अगला फैक्ट देख लेते हैं। जैन धर्म में भी कुछ कहा गया है। जैन धर्म की परंपरा, जैन धर्म की परंपरा के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र, परंपरा के अनुसार
ऋषभदेव, ऋषभदेव जो पहले ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। धर्म, जैन धर्म में कहा गया है ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर है हमारे जैन धर्म में, जो पहले तीर्थंकर जिनको आदि नाम से भी जाना जाता है, उनके पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर हम भारत का नामकरण हुआ है। ये जैन मतों के अनुसार है, जैनियों के अनुसार ये मत है। और है कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, शकुंतला और दुष्यंत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। भारत का नाम भारत पड़ा। कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो भरत है, उन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा। ये फैक्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार है ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर भारत का नाम पड़ा, और ऋग्वेद में अणित भरतजन्य के नाम पर भारत का नाम पड़ा। ये विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग भेद है, अलग अलग मतों के अनुसार दिया है, जिसमें से भरतजन्य वाला जो मत है ये ऋषभदेव में जो वर्णित है इसी को सर्वमान्य माना गया है। आगे हम सर्वप्रथम भारतीयता हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किया था। ये नोट है, नोट में प्रश्न पूछता है कभी कभी कि सर्वप्रथम भारतीयता जो शब्द है, भारतीयता, ये नोट है। सर्वप्रथम भारतीयता जो है, भारतीयता हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग, भारतीयता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था, ये नोट है। सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय में सबसे पहले भारतीयता अगर शब्द आएगा, हिंदुइज्म आएगा, तो ये सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने इसका वर्णन किया था। भारत देश के लिए हिंदुस्तान शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, जो फारसियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। सर्वप्रथम फारसी भाषा में इसके क्या नामकरण है, कुछ 2-4 फैक्ट और हैं। ईसाइयों ने क्या कहा, और संपूर्ण भारत के लिए 10वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ कुछ हैं, उनमें क्या कहा गया, कुछ 1-2 फैक्ट रह गए जो हम कल देखेंगे। ठीक, आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, धन्यवाद।